Hello dear students, my name is Dr. Preetham Banerjee. I have completed my post-graduation from IIT Madras and I am a PhD in Advanced Functional Analysis. ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं। मैंने खुद ने इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफाई किया है। मैं ISI BSTAT और CMI BSc एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैंने पिछले 8 सालों से इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया है। 258 सिलेक्शंस मैं दिलवा चुका हूँ बच्चों को सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड, अमेरिकन मैथमेटिकल कंपटीशन, प्री RMO और इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम के अंदर। अभी तक 14 सिलेक्शंस मेरे स्टूडेंट ला चुके हैं ISI CMI एंट्रेंस के अंदर और 380 प्लस सिलेक्शंस अभी तक दिलवा चुका हूँ बच्चों को IITs, NITs, IIITs, आइजर और सेट एग्जाम के अंदर। तो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा PRMO एग्जाम। पहले हम जानेंगे PRMO एग्जाम होता क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है, कितने सारे क्लास किस से किस के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट होता है और कितने सारे बच्चे उस एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं। और फिर जानेंगे अल्टीमेट जो गोल होता है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो PRMO से लेकर हमें कितने स्टेजेस पार करने पड़ते हैं इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड तक पहुंचने के लिए। चलिए, तो हमें जान लेना होगा कि जो PRMO एग्जाम है उसको नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। इन्हीं के अंडर इसका जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो मैथमेटिकल टीचर्स एसोसिएशन, ये गवर्नमेंट बॉडी है, इन लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। वो लोग इसका क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। आजकल इंडिया में बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओलंपियाड्स, स्पेशली मैथमेटिकल ओलंपियाड्स कंडक्ट करवाते हैं, पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कुछ ही ऐसे ओलंपियाड्स हैं, उनमें से PRMO को सबसे प्राइम माना जाता है। अब आते हैं इसकी एग्जाम की एलिजिबिलिटी के ऊपर। इस एग्जाम को देने के लिए आपको क्लास 8 से लेकर 12 तक के अंदर होना चाहिए। पहले रूल था कि जो क्लास 8 का बच्चा है अगर उसे ओलंपियाड देना हो PRMO एग्जाम, उसको अपने स्कूल से परमिशन लेना पड़ता था, पर अभी जब से कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तब उन लोगों ने वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंसिल कर दिया। अब 8 के बच्चे आराम से एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप 8 से लेकर 12 के अंदर हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। 8 से लेके 11 तक हर रीजन से 300 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और क्लास 12 के 60 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ये मैं हर रीजन वाइज बात कर रहा हूँ। और हाँ, PRMO एग्जाम के लिए वो लोग पूरे इंडिया को 25 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ओके, और हाँ, यहाँ पे KV और JNV का कट ऑफ अलग से निकलता है। KV मतलब केंद्रीय विद्यालय, JNV मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय। तो इन दोनों स्कूल का कट ऑफ अलग से निकलता है। जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उस दोनों स्कूल से, वहाँ से 8 से लेके 11 तक में से वो लोग 5% बच्चों को और क्लास 12 के 1% बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। याद रखना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग उनका 5% और 1% है, तो ये याद रखना। ओके, तो अगर आप 8 से लेके 11 तक हो तो आपको तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, खुद को प्रूव करना चाहते हो, तो आपको ये एग्जाम देना ही चाहिए। अब हाँ, क्लास 12 के बच्चे भी दे सकते हैं, पर तब क्या आ जाता है, उन लोगों के ऊपर JEE का प्रेशर आ जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस हैं जो उनको देने होते हैं, या फिर बोर्ड्स का भी काफी प्रेशर रहता है। तो 12 के बच्चे अगर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं मैथ्स में तभी मैं प्रेफर करता हूँ, वरना 8 से लेके 11 तक प्राइम टाइम माना जाता है आपको ये एग्जाम देने के लिए। इस एग्जाम का फायदा ये है कि अगर आप ये एग्जाम देते हो तो यहाँ पे 2 तरह के स्किल्स आप में डेवलप होते हैं। पहला तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है आपका काफी हद तक बढ़ जाता है दूसरे बच्चों से। मान लो कोई बच्चा है जो JEE फाउंडेशन में पढ़ रहा है और आप PRMO के लिए तैयारी कर रहे हो, तो JEE फाउंडेशन का जो बच्चा है उससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा ही अच्छी होगी, क्योंकि आप PRMO में नॉन रूटीन मैथ्स करने वाले हो। नॉन रूटीन मैथ्स क्या है, इसको हम हायर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में डिस्क्रीट मैथ भी बोलते हैं, जो हमें स्कूल गोइंग सिलेबस में नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड तक पहुंचते हो तब वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मैथ आता है। तो वहाँ पे ऐसा कोई नहीं MCQ वाला मैथ आया या फिर न्यूमेरिकल वाला मैथ्स आता है, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मैथ आता है जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। अगर आप सोच सकते हो क्रिटिकली तो आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। हाँ, बहुत सारे टफ क्राइटेरियाज आपको फिलअप करने होते हैं जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। एक तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके बढ़ जाएंगे, और दूसरा फायदा क्या है,
ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बैचलर्स के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मान लो कनाडा में कोई यूनिवर्सिटी हो, मतलब कनाडा में बहुत सारे अच्छे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर मान लो सिंगापुर में कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, या फिर मान लो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये काफ़ी इंडिया मतलब वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में माना जाता है। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आप अपना प्रोफाइल शो करो कि आपने ऐसे ओलंपियाड्स क्वालिफाई किए हैं जो नेशनल लेवल के गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको बाकी सारे बच्चों से थोड़ा ज़्यादा अच्छा एज मिल जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो ये सारे फायदे होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप प्री आरएमओ क्वालिफाई कर जाओ, हाँ, क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है मैं बता देता हूँ। जो प्री आरएमओ एग्जाम होता है ये 3 घंटे का होता है। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं और लगभग कट ऑफ की तो मैं डायरेक्ट बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। अगले वीडियो में कट ऑफ किस रीजन में कितना सिलेक्शन का चांस है, ये सारी बातें होंगी। पर मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि कट ऑफ आप सोच लीजिए 2019 की अगर मैं बात करूँ, वेस्ट बंगाल से कट ऑफ कुछ गया था 15 और 16 के आसपास। अब आप पूछोगे सर टोटल मार्क्स कितना था? टोटल मार्क्स था 102। तो आप समझ सकते हो कि 30 क्वेश्चंस में से कट ऑफ जा रहा है 15 या 16 और टोटल मार्क्स 102 है। इसका मतलब क्या है? ये टाइम बाउंडेड एग्जाम है ही नहीं। यहाँ पे आपके एक्यूरेसी की कीमत है। आप जितना अच्छा मैथ्स कर पाओगे, जितना एक्यूरेट हो पाओगे, उतना ही सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप चाहो तो सारे क्वेश्चंस के आंसर करके आ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अपन तो सभी करके आने वाले हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, याद रखना ये टाइम बाउंडेड एग्जाम नहीं है, ये एक्यूरेसी वाला एग्जाम है। यहाँ पे आपको मैथ्स को लेके एक्यूरेट होना पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस दूसरों से ज्यादा बढ़ सकेंगे। अब अगर आप प्री आरएमओ एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इंडिया में जो नेक्स्ट एग्जाम का स्टेज आता है वो है रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, आरएमओ भी बोला जाता है। हाँ, मैं प्री आरएमओ के बारे में थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। पहले के ज़माने में प्री आरएमओ एग्जाम होता नहीं था, मतलब कुछ ही रीजन्स ऐसे थे। जैसे मैंने जब दिया था ओलंपियाड्स, तो हमारे समय में आरएमओ से ही स्टार्ट हुआ था एग्जाम। आरएमओ देते थे, फिर उसके बाद इनमो आ जाता था। फिर कुछ ही साल, मतलब कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे प्री आरएमओ एग्जाम कंडक्ट होता था। जैसे पहला जो प्री आरएमओ एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो मुंबई रीजन में हुआ था, फिर कुछ सालों बाद कोलकाता में भी हुआ, फिर वो लोग कुछ सेंटर्स में करने लगे। फिर उसके बाद उन लोगों ने पूरे ही इंडिया को स्ट्रक्चराइज वे में प्री आरएमओ के अंदर डाल दिया कि हर बच्चा पहले प्री आरएमओ देगा, उसी के बाद उसका सिलेक्शन होगा रीजनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए। हाँ, जब प्री आरएमओ से आप रीजनल मैथ्स ओलंपियाड में जाते हो ना, तो बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आ जाता है। मैं थोड़ा बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे तो आपने देख लिया 3 घंटे में 30 क्वेश्चन करने हैं। तो पता है इस एग्जाम में, प्री आरएमओ एग्जाम में, बस 00 से 99 तक ही आंसर आने वाला है, मतलब न्यूमेरिकल आंसर है, और 00 से 99 के बीच में ही आने वाला है आंसर। तो आप थोड़ा अगर दिमाग लगा सको, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन, बैक कैलकुलेशन कर सको, या फिर कोई वैल्यू प्लॉट करके देख सको, तो ऐसे करके भी आंसर्स निकल जाते हैं, ठीक है। पर आरएमओ एग्जाम बिल्कुल अलग हो जाता है। प्री आरएमओ तो आपने न्यूमेरिकल आंसर कर लिया, पर आरएमओ में क्या होता है? आरएमओ में आपको डिस्क्रिप्टिव मैथ करना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव मैथ में मतलब ये जो आपकी शुरुआत है डिस्क्रिप्टिव मैथ में आरएमओ से, वो चलता जाएगा इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड तक, क्योंकि यहाँ से डिस्क्रिप्टिव मैथ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं जाओ जो 2 लाइन करके सॉल्व कर लिया या फिर कोई ट्रिक लगा लिया सॉल्व हो गया। यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको लिख के सब्जेक्टिव वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। जब आप आरएमओ को क्वालिफाई कर जाते हो, तब अगला स्टेज आता है इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड। अब हाँ, यहाँ पे आरएमओ में 30 रीजन में वो लोग डिवाइड करते हैं, फिर वहां से सिलेक्ट होता है, बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, फिर इनमो में भेजा जाता है। तो अब इनमो में 30 सेंटर्स में से बच्चों को एग्जाम दिलवाया जाता है। वहां पे जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको भेजा जाता है यहाँ पे इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप, आईएमओटीसी भी बोला जाता है इसको। हाँ, पहले मैं बता दूं आईएमओटीसी में पहुंचने से पहले कि इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, इसके कुछ फायदे भी हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे तो नहीं, मतलब 2 इंस्टीट्यूट मैं बोलूंगा। एक तो आईएसआई, दूसरा है सीएमआई। आईएसआई के अंदर 2 डिग्री के लिए आप एप्लीकेबल होते हो, बीस्टेट बी मैथ, और सीएमआई में भी बीएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एंड जो दूसरा आता है वो बीएससी इन, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बीएससी इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इन दोनों कोर्स में भी आप एप्लीकेबल हो जाते हो कि अगर आप इनमें एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ तो आपको इन दोनों एग्जाम के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा बस।
आप फॉर्म फिलअप करोगे, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम मतलब बी स्टैट बी मैथ हो या सीएमआई का एंट्रेंस हो, ये इंडिया में टॉप लेवल के मैथ्स पेपर देते हैं ये लोग, पर आपको एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप एग्जाम देना चाहो तो बिल्कुल दे सकते हो, पर आपके लिए ऑप्शनल है ये। आप अगर इनको एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, आपने अप्लाई किया है, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब ये आपकी मर्जी है, अगर आपको प्रूव करना है खुद को कि मैं एग्जाम देके भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देके आप अगर क्वालिफाई हो जाए तो भी आप इंटरव्यू में जा सकते हो। हाँ, अब इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड जब आपका हो जाए, अगर आप इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप जो IMOTCP हम बोलते हैं, उसमें अगर सिलेक्ट हो जाओ, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लेक्चर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं। मतलब आप इंडिया के टॉप ब्रेन्स के साथ रहोगे जो आपके साथ क्वालिफाई कर चुके हैं, और आपको पढ़ाने वाले भी होंगे इंडिया के टॉप मैथ्स टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे। वेरियस टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखोगे आप, जैसे कि कलरिंग प्रूफ्स सीखोगे या फिर एक्सटर्नल प्रिंसिपल के क्वेश्चन सीखोगे। वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव मैथ जो क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल मैथ है, उसको अप्रोच करने के लिए सोचना कैसे है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो लोग कुछ ट्रिक्स ऐसा सिखाएंगे कि क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व, क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो लोग सिखाने वाले हैं एक क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सोच कैसे सकते हो। यहाँ पे आपके थिंकिंग एबिलिटी पे के ऊपर जोर दिया जाएगा। ये वाले स्टेज में यही होता है। फिर आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसका एग्जाम होगा। अगर आप वहां से क्वालिफाई कर जाते हो तो आप आ जाओगे प्री डिपर्चर कैंप में। यहाँ पे भी अलग कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं प्रोफेसर्स के। तो पिछले साल मैं भी प्री डिपर्चर कैंप में था, बच्चों को मैंने भी लेक्चर्स दिया था। तो अगर आप में से कोई हो जो वहाँ पे था तो कमेंट कर दीजिएगा अगर मुझसे मुलाकात हुई होगी तो प्री डिपर्चर कैंप में हम लोग वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस लेते हैं, या फिर मान लो जो प्रॉब्लम के ऊपर लेक्चर होता है प्रीवियस ईयर में, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आए, इनको हम ऐसे ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे काम होता है। और फिर जो प्री डिपर्चर कैंप है वहाँ से ही बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। 10% का एक टीम जाता है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में। हाँ, यहाँ पे एक बात बता दूं, गर्ल्स के लिए आप पहले से ही देखोगे अलग सा कट ऑफ निकलता है प्री RMO से ही। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्री डिपर्चर कैंप तक जो लड़कियां पहुंचती है उनके लिए एक EGMO नाम का एग्जाम होता है, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड। वहां के लिए भी गर्ल्स का टीम वो लोग एक ही साथ में सिलेक्ट कर लेते हैं, पर हाँ, इस एग्जाम को देने के लिए बस गर्ल्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में गर्ल्स नहीं जाते, वहां पे भी गर्ल्स जाते हैं, पर वो लोग एक ही साथ टीम सिलेक्ट कर लेते हैं जहां से वो लोग बस गर्ल्स को उठा के भेज देते हैं EGMO की तरफ। ये रहता है पूरा फॉर्मेट प्री RMO से लेके इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड तक का। अब कुछ बात करते हैं इस एग्जाम को देना किस लोगों को चाहिए। तो बच्चा मान लो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो हमें स्कूल में मिलते हैं, सर प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे स्कूल में एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हम तो 30 में से 30 करके आते हैं। तो ये वैसा वाला एग्जाम है ही नहीं जिसमें आप 30 में से 30 क्वेश्चन कर पाओ। ये कर पाओगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर लगभग होता नहीं है। किसी बच्चों से तो आज तक मैंने नहीं देखा 30 में से 30 क्वेश्चन करके आए। तो 30 में से आप 10 क्वेश्चन भी कर लो, 12 क्वेश्चन भी कर लो, तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब इस वीडियो में मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर सिलेबस क्या है, या फिर मान लो कौन से चैप्टर्स आप पढ़ के जाओगे तो कंफर्म सिलेक्शन हो सकता है, या फिर मान लो अगर आप खुद से ही पढ़ना चाहते हो, मतलब बिना किसी गाइडेंस के, बस आपको बोल दिया जाए कि ये बुक हम खरीद के अगर पढ़े तो हम अपना सिलेक्शन हो सकता है। वो जो गाइडेंस है उसके लिए वीडियो में मतलब अगला जो वीडियो है उसी के ऊपर होने वाला है। उस वीडियो में प्रॉपर स्ट्रक्चर में बोल दूंगा कैसे प्रिपेयर करना है खुद को। तो इन 30 क्वेश्चन में टारगेट तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस का रखना है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको अपने जो थिंकिंग एबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आप ना जो स्कूल में मैथ्स करते हो वो अप्लाइड मैथ्स की तरफ होता है कि आपको एप्लीकेशन ज़्यादा मिलते हैं, उनको बस अप्लाई करना है, फॉर्मूला दिए हुए हैं, हो जाता है काम। पर यहाँ पे ये एग्जाम बिल्कुल वैसा है ही नहीं, ये एग्जाम पूरा ही डिफरेंट है। जब मैं सिलेबस अगले वीडियो में आपको बोलूंगा तो आपको पता चलेगा कि उनमें से ज़्यादा चैप्टर्स आपने किए ही नहीं है, वो आपको बिल्कुल नए मिलेंगे। तो ये एग्जाम काफ़ी अलग माना जाता है। अगर आपको प्रूव करना है खुद को कि मैं इंडिया के टॉप मैथमेटिकल ब्रेन्स में आता हूँ, तो बच्चों आपको ये एग्जाम देना ही चाहिए। अगर मैथ से प्यार है तो ये एग्जाम आपके लिए है। इस एग्जाम को देने का फायदा तो मैं आपको बता चुका हूँ। आपको एक सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप कहीं भी मतलब
अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लो और बाद में मान लो आपने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया, आप गोल्ड या सिल्वर मेडल ऐसा ले आओ, तो वहाँ से तो मान लो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे और भी खुल जाते हैं। जो इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में सिलेक्शन होता है ना, तो वहाँ से तो एमआईटी में डायरेक्ट बच्चों को उठाया जाता है। मतलब आपने अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में, तो हो सकता है आप एमआईटी में ही डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पे बच्चे आईआईटी के लिए मर जाते हैं, तो आप सोचो आप डायरेक्ट एमआईटी में सिलेक्ट हो रहे हो। हाँ, क्लास 8 बहुत ही प्राइम टाइम माना जाता है, तो आप अगर प्रिपेयर कर सको तब से ही तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मानता हूँ 6 या 7 से ही स्टार्ट कर सकते हो। पहले एनसीईआरटी वाला सिलेबस ही कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आरएमओ की जर्नी स्टार्ट कर देना। हाँ, जब भी प्रिपेयर करो तो मैं बोलूंगा बस प्री आरएमओ को सोच के मत प्रिपेयर करो, आरएमओ के लिए ही प्रिपेयर करो। मतलब सिलेबस तो लगभग सेम ही होता है, बस प्री आरएमओ का लेवल आरएमओ से कम होता है। तो मैं आरएमओ को ही टारगेट करने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि प्री आरएमओ के बाद आरएमओ के अंदर मतलब प्री आरएमओ का एग्जाम लगभग अगस्त में ही होता था, पर अभी क्या हुआ है कोरोना काल में उन लोगों ने पिछले साल का एग्जाम बहुत ही खिसका दिया, अभी जनवरी में हुआ है। इस साल का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग जो मतलब मैं जो कोर्स करवाता हूँ बच्चों को वैसे ही करवाते रहे हैं कि एग्जाम अभी अगस्त को होने वाला है, पर चांसेस कम है। जैसे कोरोना में केसेस बढ़ रहे हैं तो चांसेस कम है, हो सकता है वो लोग एग्जाम जैन में ही ले। तो अभी कुछ भरोसा नहीं है, तो आप प्रिपेयर करके चलो। आपको अगस्त तक तैयार होना है कि एग्जाम अगर अगस्त में हो भाई अपन तैयार है, एग्जाम अपन देने वाले हैं। तो इस एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि प्री आरएमओ के बाद आरएमओ में बस 1-2 महीने का ही गैप होता है। तो आप अगर प्री आरएमओ देने के बाद सोचो मैं आरएमओ के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो होने नहीं वाला बच्चा। तो 1 साल को क्यों बर्बाद करना। तो मैं मानता हूँ आप आरएमओ के लिए ही तैयारी करो, वहां पे आपको प्री आरएमओ की तैयारी बिल्कुल आसानी से ही मतलब बहुत ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि आरएमओ जो लेवल आता है प्री आरएमओ से उससे कहीं ज्यादा कम आता है। तो मैं